न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो देश को अपनी 15वीं राष्ट्रपति मिल चुकी है और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी जो हैं वो बनी है फिलहाल। लेकिन ये इस सबके बाद क्योंकि पहली सियासी पारी अब खत्म हो चली है लेकिन दूसरी की बारी अभी बाकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कई ऐलान हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश को मिला 15वां राष्ट्रपति। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू बनी 15वीं राष्ट्रपति। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है मुर्मू। आज से भारत की प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू, अगले 5 साल तक रायसीना में मुर्मू। आज तो बहुत खुश होगी बीजेपी भाई, बात ही कुछ ऐसी है क्योंकि बीजेपी ने परचम जो लहराया है। बीजेपी हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण का दम भरती रही है। यही कारण है कि आदिवासी मूल की द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उसके बाद रायसीना की पहाड़ियों में जाने का खेल शुरू हुआ। द्रौपदी मुर्मू हर उस राज्य में गई जहां से उनकी जीत का रास्ता साफ हो सके और आज रास्ता साफ ही हो गया। बड़े ही अंतर से द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मात दे दी। हालांकि ये पटखनी देना मुर्मू के लिए कोई पहाड़ तोड़ने के समान नहीं था, लेकिन हाँ, मुर्मू के विश्वास ने विपक्ष पर जरूर पहाड़ तोड़ दिया है। इस चुनाव से ये भी साफ हुआ है कि कौन सी पार्टी में कितनी गुटबाजी है, क्योंकि चुनाव में क्रॉस वोटिंग ही इतनी हुई है। बीजेपी सूत्रों ने कहा कि उनका अनुमान था कि 523 सांसदों ने मुर्मू को वोट किया है, लेकिन मुर्मू को पहले चरण में 540 वोट मिले हैं। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के 17 सांसदों ने उनके फेवर में वोट किया है। विपक्ष के लीडरों की हवा निकलना तय है। इधर बीजेपी खेमे में तो खुशी की लहर है। बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कार्यकर्ता झूम बराबर झूम कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति का ऐलान तो हो गया, लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, क्योंकि पिक्चर के लिए उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अभी पेंडिंग में है। अब इसकी झलक भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से दूर रहेंगी। उनका कहना है कि ना तो धनखड़ और ना ही अलवा, भाई हम तो दूर ही भले। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हो गई हैं। यह भारत के लोकतंत्र की खूबी है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। भारत अनेकों रंग में रंगा है और जनजातीय समाज हमारा प्रमुख अंग है। आज उसी समाज से आने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अब भारत की राष्ट्रपति हैं। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने कर्तव्यों के निर्वाह से देश की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर बरकरार है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी का भव्य रोड शो। चलिए, तो भारत को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं 15वें राष्ट्रपति की खूबियां। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला भी बनी है। प्रतिभा पाटिल बनी थी देश की पहली महिला राष्ट्रपति और उसके बाद अब देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था, यानी कि देश को आज प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी मिली है। मुर्मू के पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था।
मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि ऐलान रिजल्ट जो है वो साफ हो जाएंगे, उसके बाद वो द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। तो वही तस्वीरें आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू से मिलने खुद देश के प्रधानमंत्री, देश के सर्वाधिक उच्चतम पद पर बैठी महिला से मिलने पहुंचे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि यहाँ पर जेपी नड्डा आप देखिए उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको शॉल भेंट करके उनका स्वागत किया, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न बीजेपी कार्यालय में। तो ये देख सकते हैं आप, आवाज भी सुन सकते हैं ढोल नगाड़ों की। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा के साथ मौजूद हैं और वो इस समय द्रौपदी मुर्मू से मिलने जा रहे हैं। रायसीना में पहुंच गई हैं द्रौपदी मुर्मू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू से। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश से क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जी करके आज हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजयी हुई हैं। अब उनको मैं राष्ट्रपति जी ही कहूँगा। उनको बधाई देते हुए कि जिनके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। चलिए ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एनपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का ऐलान अभी होगा, उसके चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति जो 15वीं होंगी उनसे मिलने पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों की आवाजें आप सुन सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू से मिलने आदिवासी महिला है जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, उनसे मिलने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की आवाजें भी आपको सुनाई दे रही हैं। किस तरीके से जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय में है। जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद है, बधाई उनको देने पहुंचे। आपको बता दें इससे पहले पुष्पगुच्छ भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन भी किया। चलिए, तो बीजेपी के खेमे में इस तरीके की खुशी तो लगातार जारी है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और संजय चक्रवर्ती जी प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शाही साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। द्रौपदी मुर्मू पूरे देश की राष्ट्रपति बन गई हैं और प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति। मुस्कान जी, आपको भी और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, हमारे सारे पैनलिस्टों को हार्दिक बधाई। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो चुनी गई हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का एक नतीजा। देश में एक राष्ट्रपति जो दलित, आदिवासी, महिला, सभी चीजों को पूरा करती हुई सर्वोच्च चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ एकदम सबसे ऊपर सभी तीनों सेनाओं की अध्यक्ष पूरे देश की सर्वोच्च पद पर रायसीना हिल्स को सुशोभित कर रही हैं। इसलिए जिसने भी इसमें योगदान दिया सबको शुभकामनाएं आपके माध्यम से। ठीक है भरत सिंह जी, क्रॉस वोटिंग बहुत हुई है, शायद ये क्रॉस वोटिंग ना होती तो कहीं बराबर होते यशवंत सिन्हा के माध्यम से। हमारे बीजेपी के साथी और पूरे देशवासियों को मैं बधाई देता हूं कि आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को जीत की बधाई। देखिए, जीत तो लगभग निश्चित हो ही गई थी, इसमें कोई दो राय और दो मत तो बचा ही नहीं था, क्योंकि ये जीत द्रौपदी मुर्मू जी की कम और देश की केंद्रीय एजेंसियों की जीत ज्यादा लगती है। केंद्र के चाणक्य जो इस समय बैठे हुए हैं केंद्र में, और भाजपा के जितने भी नेता हैं उन सभी को बधाई देता हूं कि आपकी साम दंड भेदभाव सारी नीतियां जो आप अपनाते हैं वो सब में आप कामयाब हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ में जो सबसे बड़ी जीत होती है केंद्रीय एजेंसियों की, उसके माध्यम से जो आपने जीत हासिल की है उसके लिए भी आपको बधाई। और मुझे खुशी है इस बात की मुस्कान जी कि यहाँ सचमुच देश की एक आदिवासी महिला आज एक देश की राष्ट्रपति बनी है, तो इससे बड़ा देश के लिए गर्व की बात नहीं हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि ये आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी देश के जो आदिवासी समाज के लोग इतने दबे हुए हैं,
पिछड़े हुए हैं उन सभी को आगे लाने का काम करेंगी। अब जिस तरह से ये करती हैं, अब वो देखना होगा, कहीं ये भी पिछले राष्ट्रपति के जैसे रबर स्टैम्प की तरह न रह जाए। मैं आशा करता हूं कि जो पद मिला है और जो सर्वोच्च पद इस देश का होता है, उस पर अगर बैठ के हमारी द्रौपदी मुर्मू जी अगर देश के उत्थान में और खास करके जिस तरह से आदिवासी इस समय पीड़ित है, शोषित है, उसको सही तरह से सही पटरी पे लाए, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और फिर से एक बार उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, देश को तो 15वां राष्ट्रपति मिल गया है, लेकिन टीएमसी को क्या हो गया? वो सीधा उपराष्ट्रपति में उस पर चले गए हैं चुनाव पर। वो टीएमसी कह रही है कि हम उसमें भाग ही नहीं लेंगे। सबसे पहले तो आप ये देश चाहते हो कि द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति चुने जाने पे मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों माफी को के साथ आपको चक्रवर्ती साहब रोकना चाहूंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। चक्रवर्ती साहब, आप अपनी बात पूरी करें। मैं सबको बधाई देता हूँ देशवासियों का। आज एक ऐतिहासिक दिन है, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक महिला होने के नाते और एक आदिवासी होने के नाते, एक पिछड़े समाज के लिए, उत्थान के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बताया कि कुछ उत्थान करें, कार्य करके दिखाएं, कुछ काम करके दिखाएं, ये देश के लिए बहुत भला होगा। देश की जो राजनीति की जो दिशा दशा बदल रही है, उस दिशा और दशा को किसी तरीके से सही पटरी पर लेकर के आए, यही उनसे गुजारिश करते हैं। और किसी तरीके से और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वो उनका कार्यकाल कम से कम कुछ यादगार, कुछ ऐसे काम करके जाएं जिससे हमेशा जो है हर वर्ग के लोग उनकी तारीफ करें। ये हम जो है जरूर उनसे उम्मीद करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात का जवाब नहीं दिया आपने। उपराष्ट्रपति चुनाव पर कैसे पहुंच गए आप? आखिर क्यों किनारा कर लिया आपने? इसका जवाब दे दें। देखिए, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बड़ा अच्छी बात कही है कि एजेंसियों के साथ लड़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब उसी बात है कि ये भी तय बात है, चाहे जितनी कोशिश कर लें, धनखड़ जी जीतेंगे जरूर। ठीक है, हमारी जो मेन लड़ाई है वो 2024 की है। तो हमारी तैयारी 2024 की लिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी जो है चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और मैं एडवांस में मैं क्या चाहता हूँ कि धनखड़ जी को अभी से मैं बधाई दे दूं कि भाई आप उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। हमारी तरफ से हमारी कोशिश ये है कि हम 2024 में संयुक्त विपक्ष के साथ मिलकर के इस सरकार के खिलाफ एक मोर्चा बना सके, और उसी की तैयारी है। चलिए ठीक है। शाही साहब, अभी से धनखड़ जी को भी बधाई दे दी है संजय चक्रवर्ती जी ने, और भरत जी कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों से लड़ना तो हमारे बस की बात है नहीं। किसी के बस की बात। भरत जी एक ऐसे दल के प्रवक्ता हैं जिनके दल के मुखिया द्वय हम कहेंगे, जो एक आरोप में आरोपित होने के कारण केंद्रीय संस्थाओं के द्वारा उनसे पूछताछ है। लोकतंत्र की हत्या ये लोग सुबह से शाम तक कहते हैं भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अगर किसी मामले में आरोपित व्यक्ति को कोई संस्था पूछताछ के लिए ले जाती है तो पूरे देश में ट्रेन रोकते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, हंगामा करते हैं। आज पूरा देश में देखिए, वो माननीय महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में ये सब चीजें दब गई, वरना ये लोग बेंगलोर से लेकर कहां से इन लोगों ने क्या क्या किया, और उसके बाद कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद है। मामला राष्ट्रपति चुनाव का है, चूंकि देखिए तृणमूल कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा जी को खड़ा किया, उम्मीदवार घोषित किया, और उसी यशवंत सिन्हा जी को बंगाल में जाने से मना कर दिया, नहीं गए, वोट मांगने नहीं गए मुस्कान जी। वहां कौन सी केंद्रीय एजेंसी लगी थी कि जो वहां पर जाने से मना कर दिया? दूसरी बात, 17 सांसदों ने और 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, यानी कि अपने दिल की आवाज सुनी है, द्रौपदी मुर्मू जी के तरफ वोट गए।
तो अब इसमें कौन सी उनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां लगी थी। तीसरी बात, ममता दीदी के द्वारा घोषित एक प्रत्याशी को सारा विपक्ष वोट देता है और वो 2,61,062 वोट पाते हैं। लेकिन वही कांग्रेस के द्वारा घोषित मार्गेट अल्वा जी को ममता जी मना कर देती हैं कि हम चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे। ये लोकतंत्र का अपमान है कि कोई पार्टी अगर कहे यहाँ कौन सी एजेंसी लगी हुई है। तो ये एक कारण इसका है कि जितने विरोधी दल हैं उसमें सभी विरोधी दल के जो मुखिया हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझते हैं। तो इसमें विपक्ष को एक कर पाने में ये लोग असफल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर निकल चुकी है। अब विपक्ष के बस की बात नहीं है कि इसको रोक देना। ये लोग छाती पीटते रहे, ईडी, सीबीआई या जो भी है, लेकिन सामने दिख रहा है कि देश में क्या हो रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है। ठीक है भरत जी, सीधे सीधे क्रॉस वोटिंग पर सवाल उठा रहे हैं शाहिद साहब कि आखिर 17 जो सांसद हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, क्या कारण रहा? आप क्या कारण मानते हैं? वाकई क्या वाकई विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया? देखिए, भाजपा के अश्विनी जी जिस तरह से कह रहे थे कि भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, अश्विनी जी सबका साथ अपना विकास और सबका काट, मतलब सबको काटना, ये भाजपा का नारा है। सबका साथ सबका विकास तो छोड़ दीजिए, अब विकास कहाँ कर रहे हैं आप? तो विनाश कर रहे हैं लोगों का। जो महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरह से लोग त्रस्त है, वो देख लीजिए। विकास अपना खुद कर रहे हैं आप लोग। अब मुस्कान जी, आपने कहा कि 17 सांसद क्रॉस वोटिंग किए, 12 सांसद तो खुद शिवसेना से गए हैं। बाकी 12 सांसदों को किस तरह से प्रलोभन दिया गया है, किस तरह से डराया धमकाया गया है। अब मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं तो देख रहा हूँ, 50 जो है विधायक गए हैं शिवसेना से, 50 विधायकों का भी समर्थन मिला। उसमें से 17 तो बेचारे जिसके पास ईडी की नोटिस और पूछताछ चल रही है, कुछ लोग तो जेल के दरवाजे तक पहुंचे थे, तब तक उनको खींच लिया शिंदे जी ने कि भाई चलो चलो एक काम करो, तोड़ ताड़ के जल्दी से इधर आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको मुस्कान जी पता होना चाहिए, 3 व्यक्तियों को, जिसमें एक मंत्री और 2 विधायक शिवसेना के थे, उनको 3 सीट मिल गई है और सिर्फ ये 15 से 20 दिन के अंदर। तो ये वॉशिंग मशीन तो भाजपा के पास ही है कि इनको दागियों को डालो और उधर से जो है सफेदी करके एकदम व्हाइट करके निकालो। और ये कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है। अरे जो भाई साहब अश्विनी जी, जिस चीज को 2015 में ईडी के ऑफिसर ने बंद कर दिया था और फिर से अभी जो है कुछ चाटुकार के व्यक्ति जो ऑफिसर होते हैं, ऐसे लोगों को आप लाए हैं। शायद वो सोचते हैं कि मुझे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद बना देंगे, मंत्री बना देंगे, ये सब सोच के वो जो है आए और उसके बाद फिर से फाइल आपने खुलवाए। मतलब आपका जो एक पिछला जो है ईडी का ऑफिसर आता है और मतलब ये कहता है कि नहीं इसमें कुछ नहीं मिला, कोई इसमें जो है हेर फेर नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, नो कॉस्ट नो प्रॉफिट जो है ये कंपनी है, तो इसमें कुछ लेन देन हो ही नहीं सकता है। उसके बाद सारा चीज जब बंद हो गया तो आखिर जो है केंद्रीय एजेंसियों का फिर से दुरुपयोग नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? राहुल गांधी जी जो हमारे नेता है, आप 5 दिन बुलाते हैं और 50 घंटे पूछताछ करते हैं, कुछ नहीं मिला। तब उसके बाद एक चुनाव था, अब फिर जब मुर्मू जी की चुनाव, द्रौपदी जी का चुनाव आया तो फिर से जो है सोनिया जी को आप बुला लेते हैं और उसके बाद फिर से जो ये खेल खेलते हैं। अब ये क्या है ये बताइए? आपका ध्यान जो है लटकाना, भटकाना, अटकाना, ये जो है भाजपा का मुस्कान जी खेल है और इस खेल में ये माहिर है। इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली के जो भाजपा के नेता चाणक्य अपने आप को कहते हैं और एक नया चाणक्य जो पैदा हो रहा था महाराष्ट्र में, बेचारे उस चाणक्य को तो इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, न घर का न घाट का। वो बहुत सोचे थे कि चलो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा सबको तोड़ ताड़ के, और जैसे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख ही रहे थे कि दिल्ली से फोन आ गया कि आप उप मुख्यमंत्री बनो। पूरे साला मैं माफ करिएगा कि उन्होंने ये सोचा कि मैं इतना बोल के इतना करके क्या मिला कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनना था। इससे अच्छा तो ठाकरे जी ने ही पहले ही कह दिया था कि 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। अगर मैं उसी को मान लेता तो आज मैं छाती ठोक के यहाँ का मुख्यमंत्री होता। अब तो ऐसा हो गया फडणवीस जी का हाल
कि भैया चाणक्य श्री फडणवीस जी एक ही है जो आपकी पार्टी में, वो है अमित शाह जी। उनके आगे आप जाएंगे ना तो आपको जो है बख्शा नहीं जाएगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का और जो है अमित शाह जी का, गुजरात से लेके देश तक जो 8 साल अभी तक राज किए, ये किसी को बख्शते नहीं है, चाहे उनके साथ में पार्टियां हो, चाहे उनके साथ में नेता हो। जो उनके विरोध में, जो उनके आगे जाएगा, उनको वो इसी तरह से निपटाएंगे। ठीक है भरत जी, आपके सवालों का जवाब मैं शाहिद साहब से लूंगी, लेकिन उससे पहले संजय चक्रवर्ती जी आपके पास आना चाहूंगी। शाहिद साहब कह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि उपराष्ट्रपति चुनावों से टीएमसी ने दूरी बना ली है। सबसे पहले उन्होंने इसको लोकतंत्र की हत्या बताया, दूसरी ओर वो ये कह रहे हैं कि जब टीएमसी का प्रत्याशी राष्ट्रपति उम्मीदवार बना तो कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन जब कांग्रेस का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनावों में बनाया गया है तो आखिर टीएमसी क्यों इससे दूर भाग रही है? हम दूर नहीं भाग रहे हैं, हम लोग अपनी तैयारी 2024 ही कर रहे हैं। हमें समर्थन करने के बावजूद जब देख रहे हैं कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद सारा कुछ मिला करके कैसे तोड़ फोड़ करके किस तरीके से लोगों के पीछे, हमारे विधायक जी के तपन चक्रवर्ती जी के पास भी जो है फोन आया था, ऑफर आया हुआ था, जिस तरीके से ये कांड चल रहा है, कहानी चल रही है, तो सबको दिख रहा है, छुपा कुछ नहीं है। आप कुछ भी कर लो, जनता को नहीं बरगला सकते हैं। आप जनता की रोटी पे टैक्स लगा दो, भले मक्खन पे लगा दो, दूध पे लगा दो, छाछ पे लगा दो, आप जिस तरीके से जनता को मार रहे हो ना, वो जनता देख रही है। जनता भी कुछ कर नहीं सकती, उनके पास केवल एक ही अधिकार है 2024 में वोट डालने का। उस अधिकार का वो भरपूर उपयोग करेगी इस बार, ये बात तय है। क्योंकि आमदनी है नहीं, खर्चे बढ़ते चले रहे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कहीं कोई आप मन मर्जी, एक घर में अगर 4 लोग होते हैं ना तो 4 लोगों में भी मन की बात नहीं चलती है। लेकिन चक्रवर्ती साहब मन की बात आपने कही, लेकिन यहाँ मन की बात आपने कही, लेकिन अगर दुश्मन साम दाम दंड भेद सब अपना ले तो खुद के हथियार तो नहीं छोड़े जाते ना। आप तो दूरी भाग गए बिल्कुल। आपने क्या कहा कि हम इससे दूर रहेंगे? नहीं, हम दूरी नहीं भाग रहे, हम अपने 2024 की तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से। हम इस समय दिशा को भटकाना नहीं चाहते। हमारी तैयारी 2024 की तैयारी है, 2 साल से कम समय बचा हुआ है, इसलिए पूरा हम लोगों का फोकस अभी 2024 की तरफ है कि ताकि मजबूती से इनसे लड़ा जा सके, इनको हराया जा सके। क्योंकि जैसा कि अभी आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया है, वैसे बंगाल का भी एग्जाम्पल है। आप देख लो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जो है वो वॉशिंग पाउडर से धो धा के वो भी किनारे हो गए, दूसरों पे जो है इल्जाम लग गए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी पे कभी संबंध तक नहीं पहुंच रहा। आप यूपी के अंदर आप देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 साल तक जो है क्रीम खाया उन्होंने सत्ता के अंदर। जैसे बीजेपी छोड़ करके बाहर है, उनके पीछे जो है ईडी और आईटी सेक्टर लगा दिया गया। तो ये तो इनका काम है कि इनके अगेंस्ट में जो जाएगा, जो बोलेगा, उसकी कहानी समाप्त करेंगे। ये विपक्ष को समाप्त करने की एक रणनीति चल रही है, और जो कि देश के लिए बेहद खतरनाक है। ये श्रीलंका वाली स्थिति आने वाली है, बिल्कुल। अब आप समझिएगा कि श्रीलंका वाली स्थिति आने का, एक धर्म की आड़ पे, एक जाति के आड़ पे जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है कि जो हम श्रीलंका की स्थिति में हम जाकर के पहुंच जाए। ठीक है शाहिद साहब, आपके बातों का जवाब दिया चक्रवर्ती साहब ने, और लोकतंत्र की हत्या तो वो बता रहे हैं। और आप मुझे ये बता दीजिए, और ये दोनों का सवाल है, भरत सिंह का भी और चक्रवर्ती साहब का भी, कि आखिर बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन और कौन से पाउडर का आप इस्तेमाल करते हैं? बता दीजिए उन्हें कि सब दूध के धुले हो जाते हैं आपकी पार्टी में आकर। देखिए, प्राणवायु का कोई जवाब नहीं होता है। ये विपक्षी दल जो है वो सिर्फ प्राणवायु निकालते हैं, और बाकी अभी जितना इन लोगों ने कहा, मैं भरत जी से शुरू करता हूं। भरत जी ने कहा सबका साथ सबका विनाश, इसी टाइप से कुछ कहा इन्होंने। अपना विकास, ये देश का विकास की मैं बात करता हूं, और सब जगह से मैं कांग्रेस से जो इन लोगों का मौन मोहन जी का जो सरकार रहा, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, सुपर प्रधानमंत्री सोनिया जी, 4 से 14 और 8 साल, ये अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, एक एंटोनी साहब जो है यही रक्षा मंत्री रहते हैं इनके, और वो कहते हैं कि हमारे पास राफेल खरीदने का पैसा नहीं, हम नहीं खरीद पाएंगे, एयरफोर्स अपना जैसे चलाए। हम लोगों ने वो खरीदा और तकनीक खरीदा, और आज जिस HAL को इन लोगों ने मृतप्राय कर दिया था, वही HAL उसका निर्माण भी कर रही है। ये देश का विकास नहीं है, हमारा विकास है। दूसरा, तेजस इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, आज वही तेजस को हम बना रहे हैं और हम कई देशों को बेच रहे हैं। मलेशिया ने सबसे बड़ा ऑर्डर दिया।
ये हमारा विकास है, यानी कि भारत देश का विकास। तीसरा, इस रूस और यूक्रेन युद्ध, कोरोना, ये सब महामारी के बाद 2004 से 14 तक कोई कुछ नहीं आया था। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ये हमारा विकास है, यानी कि भारत का विकास है। इसमें कहीं कोई कुछ कह नहीं सकता। एक्सप्रेस वे, हाईवेज का जो बाढ़ आई है, पहले ये लोग पता नहीं कितने किलोमीटर बनाते थे, आज 40 किलोमीटर डंके की चोट पर माननीय नितिन गडकरी जी बार बार चिल्लाकर कहते हैं कि हम रोज बनाते हैं। एक्सप्रेसवे की बाढ़ आ गई है, और कहा जाता है कि जहां सड़कों की और एक्सप्रेसवे की बाढ़ होती है, विकास वही होता है। इन लोगों के समय में वो नहीं था। ये है हमारा विकास, यानी कि भारत का विकास। निर्यात कितना बढ़ा है, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। आंकड़े ये लोग जुटा लें, देने से कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात मैं कहता हूं कि विदेशी रिजर्व, मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोना गिरवी रखना पड़ गया था, जब वो रक्षा मंत्री, वो क्या कहते हैं, वो थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। और आज कितने $100 अरबों डॉलर का विदेशी जो है भंडार हमारे हिंदुस्तान में है, ये कुछ छुपा नहीं है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। इन लोगों ने सोना तक बेच दिया था। 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लगाकर हिंदुस्तान विश्व में सबसे आगे बढ़ा, जिस वैक्सीन को कोई हमारा विरोधी भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताता था, और राहुल बाबा आकर रोज पूछते थे कहां है वैक्सीन, कहां है वैक्सीन। आज 200 करोड़ से ऊपर लगाने वाला हिंदुस्तान पहला देश बना है। अभी ये बहुत लंबा आंकड़ा है, मैं कहूंगा तो आपका शो खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे इनको समझना चाहिए कि किसका विकास हो रहा है। हमारा विकास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारत देश का विकास हो रहा है। और आप लोग इन चीजों में उलझ कर रह गए हैं कि हम ये सरकार गिर रही है, वो हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या, आपके पास आ रही हूं भरत जी, मैं अंतिम लाइन समाप्त करता हूं। लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने इमरजेंसी लगाकर की, और जब से नेहरू जी से लेकर और राजीव गांधी जी तक रिकॉर्ड है, 100 बार आप लोगों ने सरकार को बर्खास्त किया है, चलती हुई और चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया है। तो आप लोग ये बात नहीं बोल सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान बहुत ही अच्छे, मजबूत और सशक्त नेतृत्व के हाथों में। ठीक है जी। भरत सिंह जी, शाहिद साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे विकास कार्य उन्होंने गिनवाए, और वो एक कह रहे हैं कि देश में बाढ़ आ गई है एक्सप्रेसवेज की बाढ़ के साथ साथ एक्सप्रेसवे में भी बाढ़ आ गई है। अश्विनी शाही जी, शायद आपको याद होगा, अभी 5 दिन पहले जो है उद्घाटन किया गया था। भरत सिंह जी, बहुत मजे की बात अश्विनी भाई ने कहा, बहुत अच्छा लगा। आर्य में चक्रवर्ती साहब आपके पास। अश्विनी जी, बहुत अच्छा लगता है सुन के, टीवी में जो देखता है ना उसे अच्छा, इतना अच्छा लगता है ना, वाह 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 वाह, क्या मोदी जी ने विकास कर दिया है, 15 लाख दे दिया है, घर घर में एक अकाउंट में पहुंच गया है। विकास की बात करते हैं, अरे फर्जी जनता पार्टी से लेके फर्जी विकास तक भी आप ही लोग हैं। आप दूसरी कहाँ बात करते हैं? अब आपके एक विकास की पोल खोलता हूँ। गिरवी रखने का सोना जो आपने कहा कि मौन नहीं, वो मौन रख के जितना काम कर गए ना, इस देश के प्रधानमंत्री ताली बजा बजा के भी काम नहीं कर पाए। उन्होंने तो सोना गिरवी रखा था, आपने देश की जनता को गिरवी रख दिया है। आपको पता होना चाहिए, 40,000 जो एक आदमी के ऊपर कर्ज था इस देश की जनता के ऊपर, अब वो 1 लाख तक पहुंच गया है। आपने तो हमको भी गिरवी रख दिया है। अरे उसमें आप भी हैं अश्विनी जी, आप कहाँ बच रहे हो? आप भाजपा के जो प्रवक्ता है, कार्यकर्ता है, लेकिन आप पता लगाइए, रिकॉर्ड देखिए, 1 लाख रुपए आपके ऊपर भी कर्जा निकलेगा। तो मनमोहन सिंह ने इस देश को बचाने के लिए ऑयल बॉन्ड से लेके जो आप चिल्लाते हैं ना, ऑयल बॉन्ड, इस देश की अर्थव्यवस्था जब एकदम धरातल में पूरे वर्ल्ड की खत्म हो गई थी, उस समय अगर कोई बचा के रखा था तो हमारे देश के मनमोहन सिंह जी ने बचा के रखा था। और उसको सैल्यूट तो आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मांगते हैं कि उनसे ज्यादा अर्थव्यवस्था कोई समझ नहीं सकता। पूरे देश के जितने भी राजनेता हैं उनको सलाम मारते हैं कि अगर कोई अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से सही तरह से आकलन कर सकता है तो वो मनमोहन सिंह कर सकते हैं। और उन्होंने कहा भी था कि जब आप नोटबंदी किए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि ये देश के लिए घातक होगा, और वो देश के लिए घातक साबित हुआ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी क्या करते, ताली बजवाए, थाली बजवाए, गैस का सिलेंडर भी तो बजवा लीजिए। इतना विकास किया है उज्ज्वला के नाम पे कि अब उज्ज्वला का नाम सुनते ही देश की महिलाएं भागने लगती है कि 1,000 रुपया बाबा कहाँ से लाऊं और कहाँ से गैस भरूं। ये तो आपका विकास है। हाँ, नितिन गडकरी जी का जो आपने जिक्र किया है, मैं मानता हूँ उन्होंने विकास किया है, देश के रोड को डेवलप किया है, लेकिन वो आपके देश के प्रधानमंत्री की बातों से इत्तेफाक भी नहीं रखते नितिन गडकरी जी। उनका कहना है कि देश में एक सशक्त
चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि विपक्ष का तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि हम तो तानाशाही करना है, हमको तानाशाही से सरकार चलाना है, तो विपक्ष का कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायमूर्ति ये कहते हैं, रमन्ना जी, कि अगर विपक्ष को इसी तरह से खत्म किया गया तो देश के लिए उचित नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है मुस्कान जी। देश के सर्वोच्च अगर न्यायालय के अगर ये कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं कि देश की स्थिति सही नहीं है और विपक्ष को कुचला जा रहा है, तो वो सचमुच ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और विकास की बात करते हैं, कौन सा विकास आपने कर दिया? आपने जिस हॉल की बात किया उसका पता है क्या किया आपने? उसको निकाल दिया है मुस्कान जी, और इन्होंने दिया है अनिल अंबानी को दिया था। आप भूल गए क्या? अंबानी जी को, अंबानी जी को दिया है ना उसका पूरा, जिसका हमने विरोध किया था। 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उस विषय पे। HL बना रही है भैया, HL बना रही है। मैं बता तो रहा हूँ ना, आपने आप देख लीजिए। आपने बंद करा दिया था, हम लोगों ने उसको चालू कराकर HL को दिया। हमने लड़ाई लड़ा, उल्टा एक विमान का कीमत जो है वो 36 लाख से, उसके बाद आपने कितने में खरीदा बताइए? आप देख लीजिए कितने में खरीदा है। इतना बड़ा घोटाला करके और उसके बाद आप चुप रहते हैं। और जहां से आपने लाया और उस देश का अगर प्रधानमंत्री ये कहता है कि हाँ घोटाला हुआ है, तो हुआ है। देश का विकास आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ 2 आदमी का विकास किया है, अदानी का किया है और अंबानी का किया है। और इसी वजह से आज अदानी की जो है प्रॉपर्टी, देश के हर व्यक्ति की इनकम घटती जा रही है। लेकिन देश के जो आपके 2 जो है मालिक है ना, अदानी और अंबानी, उनकी प्रॉपर्टी 4 गुना नहीं 100 गुना बढ़ी हुई है। ये आपने देश का विकास किया है, देश को पूरी तरह से खत्म और खोखला कर दिया है। देश के हर जनता का आपने निवाला छीन लिया है। देश की हर जनता के पॉकेट पे आपने जो है सेंध मारी है। और लूट नहीं बोलूंगा, आप जो है देश की जनता के लिए लुटेरे हैं, और ये आप लोगों ने काम किया। ठीक है भरत सिंह जी, ठीक है। शाहिद साहब जल्दी से बात खत्म करिएगा, चक्रवर्ती साहब भी इंतजार कर रहे हैं। जी बस 2 लाइन में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बार बार कांग्रेस के भाई लोग अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, तो मैं शुरू करता हूं। चिमन भाई पटेल साहब इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के पार्टी के थे, और अडानी पोर्ट जो है उन्होंने ही उनको दिया था। अशोक गहलोत जी ने अभी कुछ दिन पहले हजारों करोड़ रुपए की जमीन जो है उनको अभी राजस्थान में दिया है। हुड्डा जी हरियाणा में किस तरीके से उनको गोदाम बनाने के लिए जमीन दिए थे वो सब विदित है। पंजाब में अभी इनकी पीछे सरकार थी, वहां साइलो बनाने के लिए जमीन किसने दिया? ये बार बार अदानी और अंबानी का छाती मत पीछा कीजिए आप लोग। वो लोग घसियारे नहीं थे, वो व्यापारी थे और वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का व्यापारी विश्व के 4थे नंबर का व्यापारी है। ये आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन आप लोग अभी बार बार अभी संजय नहीं 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट मैं पूरा कर लूं। अरे सुन लीजिए, संजय दादा अभी कह रहे थे श्रीलंका हो जाएगा। आप लोगों को इसी में मजा आता है। राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो फिर रख देते हैं, संजय दादा कह रहे हैं श्रीलंका हो जाएगा। अरे भाई श्रीलंका की आबादी हमारे दिल्ली के जितनी है। और आप लोग जब शुरुआत में मुकाबला करते थे, कहते थे कि अरे हंगर इंडेक्स में भारत बड़ा पीछे है, श्रीलंका से भी हाल ही में पीछे है। आज श्रीलंका की स्थिति आप लोगों ने बना दी। भारत का कम से कम मुकाबला मत कीजिए इस तरीके से। भारत बहुत ही बड़ा देश है, बड़ा खुशहाल देश है, बहुत समृद्ध देश है, और आप लोग इस तरीके की चीजें जो है, बड़े शर्म की बात है। अब मैं सत्य बोल रहा हूँ तो भारत भाई जो है अब ऊंचा दोबारा बोल के जो है चीजों को जाने नहीं देंगे। सत्य नहीं है इनके पास। सत्य है ना, सत्य से ही तो बोल रहा हूँ। नहीं है तथ्यात्मक चीजें होती है तो आदमी बीच में नहीं बोलता है। भाई अगर सत्य होता है तो बीच में नहीं बोलता है। अश्विनी जी पता लगा लीजिएगा, गुजरात में अडानी जी एनपीए है कि नहीं है? एनपीए का मतलब होता है उसको कोई बैंक लोन नहीं देता है, फिर भी वो महाराष्ट्र में आके यहाँ का जो रिलायंस चिमन भाई पटेल ने वो पोर्ट क्यों दिया था उनको? खरीदा है। चिमन भाई पटेल ने वो पोर्ट क्यों दिया था ये बताइए। आज नहीं दिया था, 90 में थे वो। बात कर रहा हूँ। और उसी ठीक है शाहिद साहब। चिमन भाई पटेल 90 में आपके मुख्यमंत्री थे। ठीक है शाहिद साहब, भरत जी ठीक है, आ रही हूँ। तो मैं से बाहर निकलते आ रही हूँ, मैं फौरन आ रही हूँ। आप दोनों के पास एक बार फिर से चक्रवर्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी। अभी चिमन भाई पटेल का नाम आ रहा था। चिमन भाई पटेल 1990 में अडानी जी को उन्होंने पोर्ट दिया था। उसके बाद से जो आपकी 26 साल से आपकी सरकार है, आपने उस पर जांच क्यों नहीं की? आपने उस पर जांच क्यों नहीं बैठाई? आपने ये क्यों नहीं देखा कि अडानी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? आज जब श्रीलंका को भी जो है कुछ सप्लाई करने की बात ही है तो भारत सरकार अडानी को इशारा कर देता है।
आज जब कोयला आती है ऑस्ट्रेलिया से तो वो भारत देश से ना खरीद करके अडानी से खरीदा जाता है, 10 गुना ज्यादा रेट पे खरीदा जाता है। आप सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमारे देश की संपदा, देश की कंपनियां जो घाटे पे है, अगर वो घाटे पे है तो उद्योगपति उसको खरीद क्यों रहे, और अगर वो फायदे पे है तो भारत सरकार उसको बेच क्यों रही है? इसका कोई जवाब नहीं है। केवल 2 लोग खरीद रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं और मन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। रही बात एक्सप्रेसवे की, तो अभी 5 दिन पहले जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, आपको नया न्यूज बता दूं कि कल ही जो बारिश हुई है, बारिश के बाद उस एक्सप्रेसवे की हालत बड़ी खराब है। एक्सीडेंट भी हो चुका है, गड्ढे हो चुके हैं, इस तरीके से भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ है कि देखने लायक है वो एक्सप्रेसवे की हालत। तो आप एक्सप्रेस पे या इन सब विकासों के बारे में जिस तरीके से आप अपनी बातें कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार जमीन पे हकीकत पे आकर कागजों के आंकड़े मत पढ़िएगा। कभी कभी क्या है कि विपक्ष भी अगर कोई बात बोलता है तो वो भी आंकड़े लेकर के आया हुआ आता है, वो आंकड़ों पे ही बात करता है, और आप उसको भी सुनिएगा। सुनेंगे तो आपके लिए मेरे ख्याल से फायदेमंद होगा। शायद कहीं कहीं आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर आत्ममुक्त होके रहेंगे कि मैं ही सब कुछ सर्वे परे हो, तो ये बात राजपक्षे ने भी सोचा था कि 2050 तक तो मेरा ही राज चलेगा, धर्म का राज चलेगा। क्या हुआ? 2022 में उखड़ गए। 10 साल तक हिटलर ने भी राज किया था। फिर से आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं चक्रवर्ती साहब, फिर से श्रीलंका की बात कर रहे हैं। शाहिद साहब ने अभी श्रीलंका के सवाल पर आपका जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि वहां की आबादी तो हमारी दिल्ली जितनी है। मैं एक चीज बता दूं, आबादी से फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा जो है सुई जितना बड़ा काम कर जाता है, कभी कभी तलवार काम नहीं करता। तो कभी किसी चीज को छोटा मत समझिएगा। ये विस्फोटक हो सकता है। कोई अंग अगर नासूर बनता चला जा रहा है तो उस नासूर का इलाज करना चाहिए, कि ना कि उसको हम बढ़ावा देना चाहिए। केवल ये मैं इंडिकेशन दे रहा हूं कि नासूर बनता चला जा रहा है। जिस तरीके से आज खाने की थाली तक में एक एक सामान पे जीएसटी लगा दिया गया, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? रोजगार अलग से है नहीं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और आप टैक्स पे टैक्स लगाते रहोगे। 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने यही बात कही थी कि आज इससे पहले ये जो देश दूध दही की बहने वाली देश कहा जाता था, आज उस पर टैक्स लग गया। अब हम इससे बुरे दिन और क्या दे सकते हैं? अब तो केवल यही है कि इंसान मरने के बाद जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, बाकी तो हर चीज में उसको जीएसटी देना पड़ रहा है, हर चीज में टैक्स लग रहा है। जी ठीक है शाहिद साहब, विपक्ष जो है किस तरीके से भ्रम फैलाता है और एक्सपोज भी हो जाता है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, और अगर कुछ ना हो तो ट्विटर पे सभी लोग हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कल या परसों जो भी ट्वीट किया था, परसों किया था, ट्वीट पढ़ लीजिए उसका। जितने चीजों पर ये टैक्स लगाया गया है, इसमें 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं जिससे विपक्ष एक्सपोज हुआ है। 8 राज्य जो है जो भारतीय जनता पार्टी के शासित नहीं है, वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं। वहां पर वो बैठे और जब टैक्स लगाने की बात हुई तो उन्होंने सहमति दी। बगैर सहमति के नहीं लगता है। तो यानी कि वो उसमें तृणमूल कांग्रेस भी था, उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें अन्य दल भी थे। सब लोगों ने वहां बैठकर किया। ये दोहरा चरित्र उजागर है। टेलीविजन पर बैठकर चिल्ला रहे हैं, टैक्स लगा दिया। दूसरी बात, चक्रवर्ती साहब, जितनी चीजों पर लगा है, एक लाइन कर लूं फिर जवाब देते हैं। जितनी चीजों पर लगा है टैक्स, मुस्कान जी, वो सारा डिब्बा बंद है। कोई भी खुली चीजों पर नहीं लगा है टैक्स। और उन डिब्बा बंद चीजों पर जीएसटी आने के पहले 4% से 6%, 8% स्लैब वाइज वैट भी लगा करता था। और सब पर वैट का मेरे पास पूरा लिस्ट है। आप अगर कहेंगी तो मैं यहीं पर पढ़ के सुनाना चालू करूंगा कि मिल्क प्रोडक्ट पर कितना था, राइस पर कितना था, व्हीट पर कितना था। सबको मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं पढ़ के सुना दूंगा वैट कितना लगता। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं एक बार। भरत सिंह जी फौरन लौट रहा हूं आपके पास। चक्रवर्ती साहब जल्दी से खत्म करिएगा अपनी बात, समय भी समाप्त हो रहा है। भरत जी के पास भी मैं जाऊंगी फौरन। अभी जैसे निर्मला सीतारमण जी की बात की, उन्होंने क्या कहा था? आम सहमति से ये वैट लगाया गया, सर्वसम्मति नहीं कहा था। याद रखिएगा, क्योंकि आपके 19 राज्यों में आपकी सरकार है, तो आम सहमति किसकी बनेगी? मन की बात किसकी होगी? वो आपकी होगी। हमारी सुनी गई? नहीं सुनी गई। आम सहमति से, न कि सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से नहीं हुआ, आम सहमति से हुआ। आम सहमति में सारे वित्त मंत्री आपके थे और आप ही के लोगों ने प्रस्ताव रखा और आप ही लोगों ने समर्थन कर दिया। हम लोगों की तो सुनी ही नहीं जाती।
एक बार कह के दिखा दीजिए, वोटिंग करके दिखा दीजिए कि हाँ सर्वसम्मति से हुआ है। सर्वसम्मति उन्होंने शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने आम सहमति का इस्तेमाल किया है। तो आम सहमति से हुआ से जब विपक्ष ने उसका विरोध भी किया होगा तो उस विरोध को दबा दिया गया होगा और सिर्फ उनको जो बीजेपी शासित लोगों ने उनका इसका समर्थन किया। ठीक है भरत सिंह जी, आम सहमति या सर्वसम्मति? ये सिर्फ जो है अटकाने और लटकाने का काम करते हैं। भाजपा वाले यही काम है। जब इनकी 18 राज्यों में सरकारें हैं तो ये सहमति कौन बनाएगा बताइए? ये हम बनाएंगे दो राज्यों में सरकारें हैं? क्या ये टीएमसी बनाएगी एक राज्य में सरकार है? तो ये एक ड्राफ्ट जो है तैयार करके लाया गया और उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए ये तैयार है और इस पे आपको सहमति करना है और आपको साइन करना है। कुछ भी मतलब आप कह रहे हैं ना 18 राज्यों में आपकी सरकार है कि नहीं, कि कांग्रेस की सरकार? ये बताइए किसकी सरकार है? आप जो है टीवी पे आप सभी प्रवक्ता हर चैनल पे बैठ के ना भ्रम फैलाते हैं देश में और देश के लोग ये समझते हैं कि आप बहुत अच्छा करते हैं। बाद में वो बेचारे अपने आप को ठगा महसूस करते हैं जब चुनाव खत्म हो जाता है। तब चुनाव के पहले लॉलीपॉप तो दिखा देते हैं और लॉलीपॉप ऐसे मुंह में डाल के देवेंद्र फडणवीस जी के जैसे ऐसे मुंह में डालते हो और उसके बाद तो जैसे हो गया निकाल लेते हो। कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए और खाते रह गए। तो देखिए इस तरह से अश्विनी जी कहना ठीक नहीं है। आम सहमति से नहीं हुआ है, सभी की सहमति से नहीं हुआ है। आपने विरोध किसी ने कराया होता तो मीडिया उठाती, आज जो राज्य है उन लोगों ने विरोध किया था। विरोध दर्ज भाई, अरे विरोध भी हुआ है लेकिन जहाँ विरोध करना चाहिए वहाँ तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे। चलिए आप लोग संसद में विरोध अगर हुआ होता तो आज मुस्कान जी हमसे पहले करती। साहब आप गलत बोल रहे हैं। अश्विनी जी आप संसद में कर लीजिए चर्चा। चलिए महंगाई पे आप तैयार नहीं है भाई, संसद में तो हम तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष जी बार कह रहे हैं लेकिन आप भी लोग तैयार नहीं है। भाई आज 1954 से चला आ रहा है वो संजय दादा 1954 से चला आ रहा है और हर साल वो प्रकाशित होता है। कोई ऐसा नहीं हमने नहीं कुछ किया है, हर साल प्रकाशित होता है और 1100 पेज का है। हमने तो 30-40 शब्दों पर लगा 1100 पेज हो गया। शर्म आनी चाहिए आप लोग भाई। ये मुस्कान जी ये लोग भ्रम फैलाते देश से खुद आउट हो रहे हैं। 1100 पेज एक साल में नहीं होता है। 1954 से वो संसदीय शब्द का एक पूरी बुकलेट बनी है और 2010 से इन्हीं की सरकार की हर साल वो प्रकाशित होती है, हर साल प्रकाशित होती है। अच्छा भाई एक बात बताइए, चलिए एक बात बताइए, ये अभी लागू हुआ है। जब आप 50 साल 70 साल खिलाते हैं ना कि 50 साल 70 साल से कांग्रेस तो यही शब्द होगा, यही शब्द जो बोले कि 54 से बना है तो यही शब्द आप लोग कहते थे। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे, सुषमा स्वराज भी कहती थी, आपके जो है क्या एक है बेचारे वो भी नहीं स्वर्गवासी हो गए। ये सारे जुमले और आडवाणी जी भी कहते थे। लेकिन भरत जी एक बात भी तो है, आप देखिए संसद में हंगामा कर रहा है पूरा विपक्ष। भरत सिंह जी संसद में पूरा विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। गांधी प्रतिमा के बाहर जाकर आप तख्तियां लेकर वहां पर खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जब बैठक हुई थी, जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उस समय क्यों विपक्ष की आंख नहीं खुलती? अरे हमने कहा ना, अभी कैसे बताएं, हमने तो कहा भाई 18 राज्यों में इनकी सरकार है, सर्वसम्मति से इन्होंने सिर्फ पूछा। ऐसा तो देखिए अब भरत सिंह जी आप देखिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में तो सभी राज्य शामिल होते हैं कि नहीं? जीएसटी काउंसिल की बैठक में तो सभी राज्य शामिल होते हैं ना। मुस्कान जी आम सहमति मतलब क्या होता है बताइए? कितने लोग आम सहमति में? हम लोग 10 एक उदाहरण दे दूं भरत जी एक लाइन का उदाहरण ठीक है। समय भी समाप्त हो गया। अश्विनी शाह जी 15 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, एक लाइन में। मैं कहता हूँ पिछले साल दिसंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक लखनऊ में हुई थी। केरल के हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि आप जीएसटी लगाइए डीजल और पेट्रोल पर। केरल की सरकार ने कहा 8,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कहा राजस्थान। ठीक है, चलिए शाहिद साहब समय समाप्त हो गया। शाहिद साहब माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से घूमते घूमते बात एक बार फिर से तमाम चीजों पर आ गई है, आम मुद्दों पर आ गई है, लेकिन बात यह है कि पहली सियासी पारी खत्म हो चली है, अब दूसरे की बारी है। अब देखना होगा कि इस पारी के बाद दूसरी पारी में किस तरीके से विपक्ष जो है वो तमाम चीजें करेगा। इससे पहले राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। पद होता है किसी भी देश का, मैं समझता हूं कि
इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। और द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। चले तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई देती है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।